नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 8 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चंस अगर आपको याद है, किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, डायरेक्टली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर शिफ्ट वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे शिफ्ट का नाम लिख के पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा बिना किसी शुल्क के। बाकी दोस्तों सभी पीडीएफ एक साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि कैप्टन कूल के नाम से किस क्रिकेटर को मतलब क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व जो कि कैप्टन हैं और इन्होंने जो कि 2007 में जो कि T20 वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप का जो प्रथम संस्करण था वो जितवाए थे। उसके बाद इन्होंने 2011 में जो कि भारत को दूसरा जो कि विश्व कप यानी 50-50 का जो वनडे क्रिकेट विश्व कप होता है वो 2011 में इन्होंने मतलब इन्हीं की कप्तानी में भारत ने जीता था। भारत सबसे पहली बार जो कि 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें कैप्टन हमारे कपिल देव थे। 1983 में भारत ने पहली बार जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, बाकी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भारत के एक ऐसे मात्र कैप्टन हैं जिन्होंने क्रिकेट के हर कप को अपने नाम किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करते हैं और इन्होंने जो कि आईपीएल का 4 संस्करण अपने नाम किया है। वहीं बात करते हैं आईपीएल का सबसे ज़्यादा संस्करण मुंबई इंडियंस टीम ने अपने नाम किया है, जो कि सर्वाधिक 5 बार जीती है, और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पे है जो कि 4 बार जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। बात करते हैं रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग होता है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेशम 2 अलग अलग जो कि प्रोटीनों से बना एक फाइबर होता है, जिसमें पहला प्रोटीन होता है सेरीसिन प्रोटीन, दूसरा होता है फाइब्रोमिन प्रोटीन। ठीक है, बात करते हैं कुछ और संबंधित जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, फ्लोरी कल्चर जो कि फूलों की खेती से संबंधित हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर जो कि सब्जी की खेती से। वहीं बात करते हैं पीसी कल्चर की, तो ये मछली पालन से हो जाएगा। मत्स्य पालन भी हो सकता है, मछली पालन को मत्स्य पालन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं वर्मी कल्चर जो कि केचुआ पालन से संबंधित है। वीटी कल्चर जो कि अंगूर की खेती से संबंधित है। फंगी कल्चर जो कि मशरूम की खेती से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। आने वाले क्वेश्चंस में जो कि शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं तो प्रत्येक फुटबॉल के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह मैदान पर मैच के दौरान एक समय में दोनों टीमों को मिलाकर कुल 22 खिलाड़ी होते हैं। 22 खिलाड़ी जो कि आपके क्रिकेट में भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई खिलाड़ी जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैदान के बाहर बेंच पर बैठे होते हैं, जिनकी संख्या 3 खिलाड़ियों से लेकर अधिकतम 12 तक होती है। बात करते हैं दोस्तों कि जो कि सब्स्टिट्यूशन का जो कि सब्स्टिट्यूट का जो ऑप्शन से पहले क्रिकेट में नहीं था, लेकिन अब ये नियम क्रिकेट के अंदर भी लागू हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है। बात करते हैं तो यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को जो कि अवलोकितेश्वर का जो कि आविर्भाव ठीक दया के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है।
ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बोधिसत्व को पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी जो कि सभी जीवित प्राणियों की मदद करने के लिए दुनिया में पुनर्जन्म होने की कसम खाते हैं से संबंधित माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो मात्र 35 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों आपका, तो यहाँ पे अगर विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है दोस्तों वो 25 वर्ष है। बाकी सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबका 35 वर्ष दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ऑप्शंस कौन थे कमेंट करके बताइएगा। वैसे धर्म की स्वतंत्रता का जो बात कही है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है। मौलिक अधिकारों को जो कि 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों ये 11वां जो कि मौलिक कर्तव्य है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, और इसी में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जो कि 11वें जो कि मौलिक कर्तव्य को बताता है, जिसका रिलेशन शिक्षा से है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो अनुच्छेद 25 से 28 के संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में उत्पन्न होने वाले प्रमुख विश्व धर्म जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म शामिल है। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार होंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया कि सभी संप्रदाय धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामले का प्रबंध कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या फिर रख रखाव के लिए कोई जो कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो भारत में धार्मिक दंगों और हिंसा की प्रमुख घटनाएं भी घटी थी। 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी नरसंहार हुआ था। 1990 में कश्मीर में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। 2002 में गुजरात दंगे हुए थे। वहीं बात करते हैं ओडिशा में ईसाई विरोधी दंगे हुए थे। 2008 में अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान के तहत समानता के अधिकार की गारंटी है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 में जो कि संविधान के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। और अनुच्छेद जो कि 29 से 30 में संविधान के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी जो कि सरल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा था। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें से आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद जो कि उत्तरी अमेरिका जो कि महाद्वीप हो जाएगा और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया था, जिसे उदयपुर को बाद में जो है दोस्तों मेवाड़ की राजधानी घोषित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, जिसमें से मुख्य 4 नदियों के नाम मैं बताता हूँ। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा, जिसमें कृष्णा नदी, ताप्ती, गोदावरी और नर्मदा नदी शामिल है, जो कि महाराष्ट्र से इनका उद्गम स्थल है। इनके अलावा अगर कोई दूसरा पूछा गया होगा ऑप्शंस, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।
एक प्रश्न आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है दोस्तों वो केरल का है और सबसे कम जो कि हरियाणा का माना गया है। बात करते हैं तो केरल में साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा मानी गई है। सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया गया है। 2011 की जनगणना में यह पता चला कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं या फिर 943 महिलाएं हैं, कहीं कहीं पे 40 और कहीं 43 भी होता है। लिंग अनुपात 2011 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों से ऊपर की ओर रुझान दर्शाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। जो कि दशकों से भारत में लिंग अनुपात 2011 में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 2 दशकों से लिंग अनुपात में मामूली वृद्धि भी देखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पिछले 5 दशकों में लिंग अनुपात लगभग 1000 पुरुषों पर 930 महिला पहुँच गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, पुडुचेरी और केरल जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। यानी सबसे अधिक अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया लिंग अनुपात वाला आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है सबसे अधिक जो कि लिंगानुपात वाला, तो पुडुचेरी आपका आएगा। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहीं बात करते हैं पुडुचेरी केरल 2 राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी हैं जहां लिंग अनुपात 2011 में अच्छा सुधार हुआ था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि संविधान की शक्तियां किसके पास होती हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, या तो आपके ऑप्शंस में संसद या फिर राष्ट्रपति रहा होगा। कमेंट करके एक बार बताइएगा आपके ऑप्शंस क्या क्या थे। एक प्रश्न आया था कि केलू चरण महापात्र का संबंध किस लोक नृत्य से, तो ओडिसी लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। दोस्तों ये क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिए। ठीक है, ये क्या पूछा था कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, या फिर आपसे पूछा गया था कि इसके जो कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो चलिए इससे रिलेटेड सभी तथ्य आपको बता देते हैं। जैसे कि सिमुख ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। वे शासकों के प्रतिनिधित्व के साथ अपने सिक्के जारी करने वाले प्राथमिक स्थानीय भारतीय शासक भी थे। यह गौतमी पुत्र जो कि सातकर्णी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने उन्हें जीतने के बाद पश्चिमी क्षत्रपों से वंश का निर्धारण किया था। सिमुका को जो कि नाना घाट के सातवाहन शिलालेख में राजघरानों की सूची में प्राथमिक स्वामी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग पुराणों में कहा गया है कि प्राथमिक शासक अपने शीर्षक को अलग से निर्दिष्ट करते हैं, जैसे कि जो कि शिशुका, सिंधुका, छिमाका, सिप्राका आदि। ठीक है, सातवाहन रंग की शुरुआत या वंश की शुरुआत 271 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न शो में की जाती है, यानी विभिन्न चीज़ों में बताई गई है। पुराणों की बात करें तो प्राथमिक आंध्र के स्वामी ने कनवा प्रदर्शन को नीचे गिरा दिया। कुछ लेखों में उनका नाम जो कि बलिपुथा रखा गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, सतकर्मी प्रथम सातवाहन राजवंश का तीसरा शासक और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में डेक्कन इंडिया पर शासन किया था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्मी सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक जिसने दूसरी शताब्दी में 25 वर्षों तक शासन किया था। हालांकि सातवाहन के 17वें शासक थे। तो अगर सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया होगा तो गौतमी पुत्र सतकर्मी आपका राइट आंसर होगा। बाकी कमेंट करके एक बार बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो सातवाहन पुराणों में जो कि अंधरास के रूप में भी वर्णित है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शंस में आपके कालबेलिया लोक नृत्य दिया हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, यानी जल डमरू मध्य अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। वहीं बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, या जो कि लैकाड्वीप सागर का एक हिस्सा है। राम सेतु
जिसे एडम का पुल भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो कि 130 से 275 किमी है और यह 160 किमी लंबी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम का। बात करते हैं अम्बुबाची मेला की, तो यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक माना जाता है। यह मान्यता है कि कामाख्या मातृपंथ यानी शक्ति का प्रतीक होता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अम्बुबाची का अर्थ होता है स्पोकन विथ वाटर। असम के अन्य मेले और त्यौहार जैसे कि बिहू फेस्टिवल, मेदम में फी, माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली ए जो कि लिगंग फेस्टिवल, ये सभी क्या है जो कि असम के हैं। तो दोस्तों इतने ही सारे क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो एक बार कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे सभी जो कि PDF आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।